आज के इस व्याख्यान में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास, यह व्याख्यान पिछले 2 सप्ताह से चल रहा है और प्रथम में हमने भारतीय सभ्यता क्या है उसका उल्लेख किया था और आज के व्याख्यान का जो मुख्य केंद्र रहेगा महर्षि वाल्मीकि रामायण में सप्तद्वीपों का उल्लेख। यह भी भारतीय संस्कृति का एक जागता उदाहरण है और महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को अगर हम पढ़ें, उस पर चिंतन करें, मंथन करें, तो हम भारतीय संस्कृति के उन उल्लेखों का वर्णन कर सकते हैं, उन पर ऐसी दृष्टि डाल सकते हैं जिसको युगों युगों से भारतीय समाज, भारतीय परंपरा और भारतीय साहित्य में उसके महत्व की चर्चा। मित्रों, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी घंटी जरूर बजाएं ताकि आप तक ये सब व्याख्यान पहुंच सकें और आप भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, हमारी वैदिक और प्राचीन सभ्यता के बारे में जान सकें। और आओ चलते हैं, आज हम वाल्मीकि रामायण के सप्तद्वीपों का वर्णन और उनका उल्लेख। यंतरवंते योदीप सप्तराजो शोभित, अर्थात यवद्वीप में 7 राज्य हैं। निश्चित रूप में उस काल में यवद्वीप जावा भारत की मुख्य भूमि से प्राप्त निकट रहा होगा। इसके निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों में अन्य द्वीप होंगे जिसमें 6-7 द्वीप मानव बस्तियों की हाजिरी और उनकी दृष्टि से प्रमुख दिखाई देते हैं। उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। वायु प्राण के 6 द्वीपों की आर्य बस्तियों के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे और प्रथम श्लोक से हम उसका आगाज करेंगे। अंगद्वीप, यवद्वीप, मलद्वीप, शंखद्वीप और कुशद्वीप, वहारा द्वीप में च एवं संदेश से कथिता अनुद्वीपा सम्मान, भारत द्वीप देशों दक्षिणे बहु विस्तार, अर्थात अंगद्वीप, यवद्वीप, मलद्वीप और शंखद्वीप, कुशद्वीप तथा वराहद्वीप आदि भारतवर्ष के अनुद्वीप हैं जो दक्षिणी की ओर से दूर तक फैले हुए हैं। इस काल में बाली द्वीप भी इन्हीं द्वीपों में श्रृंखला में गिना जाता है, वह इसी द्वीप में माना जाता है। जहाँ भारतीय आर्यों की बस्तियां थी और जहाँ मनुस्मृति के आधार पर सामाजिक और न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। लंका के साथ सांस्कृतिक संबंध। लंका को आजकल सिलोन कहा जाता है जो कि सिंहल का अपभ्रंश है। पौराणिक काल में लंका को सिंहल द्वीप भी कहा जाता था। पौराणिक काल में लंका का आश्रय जिस द्वीप से होता है या जिस द्वीप में आता है उसमें मलय एवं सुमात्रा भी की भूमिका शामिल हुई है, सम्मिलित भी हुई है। ब्राह्मण पुराण कहता है कि तदेव
मलद्वीप मेवम सुषवृतम नृत्य पर मुदित्रा शफीता लंका नाम महापुरी। इस श्लोक से ज्ञात होता है, इस श्लोक से जानकारी मिलती है कि ब्रह्मांड पुराण के रचना काल में मलयद्वीप लंका ने ठीक निकट उसी प्रकार अपनी जगह बनाई थी, स्थित रहा होगा जिस पर आज लंका भारत के निकट है। सुमात्रा द्वीप पर आज भी सोनीलंका नामक एक स्थान है जो सुमात्रा के उत्तरी पूर्व वाले पर्वत के निकट समुद्र तट पर स्थित है। इस स्थान पर अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण उपलब्ध था। इस स्वर्ण की प्राप्ति पहले यक्षों ने और बाद में राक्षसों द्वारा की गई। नारद खंड में लिखा है, भवंती काले काली दरिद्रा नृप मानव त्रिशुर्ग लोभन देवता दर्शायम च नित्य चव ग्रीष्मयंती तत्वा रक्ष कृत्य भय। अर्थात कलयुग में राजा प्रजा दरिद्री हो जाएगी, इसलिए यहाँ लोभ के कारण नित्य ही आया करेंगे। लंका के राजा रावण का नाना शुमाली अपने राक्षसों को भगवान विष्णु के आर से बचाने के लिए लंका छोड़कर पाताल में जाकर रहने लगा। यह पाताल जावा सुमात्रा बाली आदि द्वीप समूह का कोई द्वीप होना अनुमानित किया जाता है। इस घटना के सही समय के बारे में यद्यपि अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, और भारतीय वाग्मय मानता है कि यह घटना आज से लगभग 7000 वर्ष पहले हुई है। इन द्वीपों पर राम कथा के प्रसंगों वाली हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं आज भी विराजमान है। अगर आप वियतनाम और कंबोडिया और के आदि देशों की, चाहे उसमें मलेशिया है, श्रीलंका है, का अगर भ्रमण करने पर पाएंगे तो श्री राम के बारे में आज वहाँ आपको विस्तार से चर्चा करने वाले लोग मिल जाएंगे। और जिस रामायण का हम भारत में, भारत राज्य में, भारत भूभाग में प्रचलन है सदियों से, वो वियतनाम में पूरे वर्ष से रामायण की जाती है और राम की व्याख्या की जाती है। पश्चिमी के वैज्ञानिक भी भगवान राम का अवतरण काल आज से 7000 साल पुराना मानते हैं। राम सेतु की कार्बन डेटिंग भी इसी कालखंड की पुष्टि करती है। सुमात्रा द्वीप को भारतीय पौराणिक साहित्य में स्वर्ण द्वीप तथा अंग द्वीप कहा जाता है, जहां स्वर्ण के विशाल भंडार, सोने के विशाल भंडार उपलब्ध थे। यक्ष जाति के लोगों ने अपनी स्वर्ण द्वीप और इसे अंग द्वीप भी जो कहते हैं, मानते हैं, से लाकर सिंहल द्वीप लंका में रखा था। यक्षों का राजा कुबेर इस धन की रक्षा करता था। राक्षसों ने राजा रावण का बचपन आंध्रालय ऑस्ट्रेलिया में व्यतीत हुआ, ऐसा वो मानते हैं। मित्रों, अगर रावण ने आंध्रालय से आकर लंका पर चढ़ाई की तथा लंका के राजा कुबेर को परास्त करके सोने की लंका पर अधिकार कर लिया था, उसका पुष्प विमान भी छीन लिया था। इसके बाद राक्षस पुनः लंका में रहने लगे। कुबेर और रावण दोनों ही विश्रुरा के पुत्र थे। बाली एवं जावा द्वीपों पर आज भी राक्षसों की तरह दिखाई देने वाली मूर्तियां यत्र तंत्र दिखाई देती हैं। बाली द्वीप पर राक्षस जैसी दिखने वाली विशालकाय मूर्तियों का बड़ा संग्रह आपको बाली द्वीप में दिखाई देगा। और पौराणिक जो भारतीय जो वैचारिक साहित्यिक पृष्ठभूमि है में वर्णित राक्षसों के इस द्वीप से संबंध की पुष्टि भी हो जाती है। उष्णकटिबंधीय द्वीपों का समुद्र में बिखराव कैसे हुआ,
और कैसे कैसे इन द्वीपों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण भारत भूमि के निकट स्थित द्वीप समुद्र से दूर दूर तक चितराने लगे। आज उसमें से दूरस्थ द्वीप ऑस्ट्रेलिया एक मेगागास्टर के नाम से जाने जाते हैं और इन द्वीपों को दूर चले जाने के कारण भारत देश की परिकल्पना भी संकुचित होती दिखाई दे रही है। अब भारत में आर्यों की अगर हम चर्चा करें, आर्यवर्त की अगर हम बात करें, तो यह नाम बहुत प्राचीन है और इस नाम को ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से ईसा पूर्व में लिखा गया है, जो कि सरस्वती तथा दोषदती नदियों में मध्य में देव निर्मित देश है, ब्रह्मवर्त कहलाता है। उस देश का परंपरागत आचरण ही भिन्न भिन्न शाखाओं में शहीद वर्णों के लिए सदाचार में है। अब इसके अंदर कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन आदि से मिलकर ब्रह्म ऋषि देश बना। यह ब्रह्मवर्त के पश्चात है। इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से पृथ्वी के समस्त जन को अपना चरित्र सिखाना चाहिए। हिमालय तथा विंध्य हिमालय के मध्य में, विंसन के पूर्व तथा प्रयाग के पश्चिम में स्थित देश मध्य देश कहलाता है और इसी रूप में आर्यवर्त को हम जानते हैं, अर्थात ब्रह्मवर्त ब्रह्म ऋषि देश मध्य देश में मिलकर आर्यवर्त बनता है। मित्रों, उत्तरपंथ पथ क्या है? आर्य जब लंबे समय तक आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त और ब्रह्म ऋषि देश और मध्य देश में निवास कर रहे थे, बिहार तथा बंगाल का दक्षिण पूर्व भाग आर्यों के प्रभाव से बहुत समय तक मुक्त रहा, परंतु अंत में आर्यों ने इस भूभाग पर भी प्रभुत्व स्थापित कर लिया। आर्यों ने संपूर्ण उत्तरी भारत को उत्तरापथ के रूप में स्थापित किया है। भारत देश की भौगोलिक सीमाओं का वर्णन विष्णु पुराण में लिखा है और हम उसको पढ़ रहे हैं। अनुमानित है कि 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच भारत की भौगोलिक सीमाएं हिमालय पर्वत से हिंद महासागर तक विस्तृत थी, क्योंकि विष्णु पुराण भारत भूमि पर इस का उल्लेख करता है। उत्तर यथ समुद्र हिमात्रे देव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीय यंत्र सतति। अब भारतवर्ष की 9 विभाग हैं। राजशेखर ईस्वी 873 से 1920 ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में प्राचीन भारत के विभिन्न विभागों का वर्णन करता है। यह भगवान मेरु प्रथम वर्ष पर्वत है, उसके चारों ओर इलावृत वर्ष है। इसके उत्तर में श्वेत, नील तथा श्रृंख गांव नामक 3 वर्ष हैं। उनके देश रमेक, हिमालयम, उत्तर कुरु आदि। अब अगर दक्षिण में निषद हेमकूट है तथा हेमवान नामक 3 पर्वत हैं, इसके भी हरिवर्ष, किम पुरुष, भारत आदि 3 देश हैं। उसमें यह भारतवर्ष और इसके 9 भेद भी शामिल है। भारतवर्ष के बिखराव के अनेक कारण इतिहास के कालखंड में और पश्चिम की ओर से होने वाले क्रूर सैन्य आक्रमणों ने भारतीयों को राजनीतिक रूप में एक नहीं रहने दिया, किंतु भारतीय संस्कृति ने एक ऐसी सुदृढ़ रज्जु का काम किया जिसने अशुद्ध हिमालय भारतवासियों को सदैव एक होने का अनुभव कराया। किंतु जब 7वीं सदी में ईसा पूर्व से इस्लाम का उदय होने के बाद भारत की संस्कृति का एकता का
रज्जु टूटने लगा तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि नाम से अलग अलग देश बन गए। बाद में अंग्रेजों ने दीर्घ शासनकाल में नेपाल, भूटान तथा बर्मा भी भारत से अलग कर दिए। इस बिखराव के पश्चात भारत के नाम से जो देश वर्तमान समय में अस्तित्व में हैं, वे भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखते हैं तथा संसार की कुल जनसंख्या का 6ठा हिस्सा है भारत में निवास करता है। और भारतीय संस्कृति की जो अध्ययन की जो आवश्यकता है, जो भारत के संस्कृति को पिछले 100 से अधिक समय में हो रहा जो अध्ययन है, प्रत्येक भारतीय को अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होना चाहिए और जानना चाहिए कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान जो समस्या है, उसका हल कैसे ढूंढा जा सके और राष्ट्र के पूर्वगामी अनुभव, परंपराओं और प्रयासों के प्रकाश में अपना मार्ग कैसे खोजा जा सकता है। इसके अध्ययन से हमें केवल इसके गुण दोष ही ज्ञात होते हैं, अपितु यह भी ज्ञात होगा कि किन कारणों से संस्कृति का उत्कृष्ट और आकर्ष होता रहा। निसंदेह भारतीय संस्कृति का अतीत अत्यंत उज्जवल है, ज्वलंत है तथा इस संस्कृति में कुछ ऐसी महान बातें हैं जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में नहीं पाई जाती। फिर भी भारतीय संस्कृति के अनेक पुरातन तत्वों को आज का समाज स्वीकार नहीं कर सकता। अतः भारतीय संस्कृति के अध्ययन से ही विशेषताओं से और पुरातन तत्वों के चिन्ह से यह साबित हो जाता है कि इसके उद्भव और विकास में, उसके निर्माण में भारतीय संस्कृति की धरती पर भी सभ्यताओं के घटने वाली सबसे अद्भुत घटना मानी गई है। आज भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियां रहती हैं और विकास कर रही हैं। भारत में अनेक प्रकार के धर्म विकास कर रहे हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म है और चाहे वो इस्लाम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है और चाहे वो दूसरा कोई और धर्म है। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के आचार व्यवहार, बहुत से विद्वानों का मत है कि भारतीय संस्कृति को प्राचीन आर्यों ने जन्म दिया, किंतु बहस बहुत अन्य विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसमें विद्वान हैरास और भारतीय विद्वान चटर्जी इस बात को मानते हैं कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में द्रविड़ का बहुत बड़ा योगदान है। फेयर सर्विस का विश्वास है कि यह हिंदी ईरानी अक्षेत्र की अपनी उपज है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता वहीलर की मान्यता है कि भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास पश्चिमी एशिया की सुमेरियन संस्कृति के प्रभाव से माना गया है। हमारी इस बात से भारतीय संस्कृति और साहित्यकारों की मान्यता है, विद्वानों का मत है और वास्तविकता यह है कि भारतीय संस्कृति की आत्मा में आर्य संस्कृति है, जिसे द्रविड़ों की संस्कृति ने स्पर्श करके और अधिक परिष्कृत या सुकोमल एवं मानवीय बना दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो भारत की संस्कृति आज मजबूत है, चाहे वो 7000 पूर्व की बात करें और चाहे 5000 पूर्व की बात करें, चाहे वैदिक काल की बात करें, चाहे उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो द्रविड़ों के ने भारतीय संस्कृति के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और उस योगदान में आर्यों की जो संस्कृति है उसको प्रमोट भी किया है और उसको मजबूत करने का भी काम किया है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार भारतीय संस्कृति 4 बड़ी क्रांतियां हुई है। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारत में आए तथा जब भारतवर्ष में उनका आर्योत्तर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्योत्तर जातियों को मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्य तथा हिंदुओं की बुनियादी समाज है।
और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति मानी गई है। इस बुनियादी संस्कृति भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं और उनका दूसरा अध्याय आर्येतर जातियों का अंशदान है। दूसरी क्रांति तब हुई तब महावीर और गौतम बुद्ध ने स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। और तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं ने धर्म के रूप में भारत पहुंचे और इस देश और इस राज्य और इस भूभाग को खींचकर वे अपनी उन देश की हिंदुत्व को और देश की उस संपर्क साहित्य को, उस भाषा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चौथी क्रांति तब हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व तथा इस्लाम दोनों ने नवजीवन का अनुभव किया। भारतीय संस्कृति नूतन अवदानों को ग्रहण करने के बाद भी अपनी मौलिक रूप हमेशा कायम रखती है। यदि दिनकर के मत को स्वीकार कर लिया जाए तो इसका अर्थ है कि केवल आर्यों ने इस देश की संस्कृति का निर्माण नहीं किया, वे भारत के बाहर से आए। उनके भारत में आने से पूर्व ही कोई संस्कृति यहाँ फल फूल रही थी, जबकि आधुनिक भारतीय विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते कि यार ये कहीं और से चलकर आए, वो भारत आए हैं। उनकी दृष्टि मारी जाति इसी देश की मूल निवासी। मित्रों, इसी कड़ी में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि भारत की दो ऐसी महान संस्कृतियां, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जिसके विनाश में आर्यों की मूलभूत योजनाओं का वर्णन मिलता है, और वही भारत की दो प्राचीनतम संस्कृतियां हैं। और जिस निर्माण की हम बात कर रहे हैं और जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, आज भारत के विकास में अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की अगर हम चर्चा नहीं करें तो भारतीय संस्कृति अधूरी है। मैं दिनकर के इस अध्याय को, दिनकर की इस भारत की संस्कृतियों की जो बड़ी क्रांतियों का वर्णन कर रहे हैं, वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि भारत की जो प्राचीनतम संस्कृतियां हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। और इसमें उन्होंने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया है और इस बात को लेकर उन्होंने कोई मनन नहीं किया है, क्योंकि चाहे भारत में इस्लाम आए हैं, चाहे भारत में महावीर और बुद्ध की चर्चा की गई है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस चिंतन और मनन और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विश्व में सबसे प्राचीनतम संस्कृति अगर है तो भारत की है। यदि दिनकर के मत को हम स्वीकार कर लेते हैं या उसके बात को हम इस निर्णय पर पहुंचाते हैं, तो भारत के जो आधुनिक जो विद्वान हैं और इस बात को वो स्वीकार करने से मान्य नहीं है कि भारत आर्य भारत में ही थे या भारत से आए। कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो ये कहते हैं कि आर्य भारत की ही मूल जाति थी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, अब आर्यों के आक्रमण और भारत के मूल निवासियों के साथ उनके संघर्ष की प्रकल्पना को धीरे धीरे त्याग कर दिया जाए। मित्रों, ये बड़ा चिंतन और मनन का विषय है। भारतीय संस्कृति को लेकर अनेक विद्वानों की अपनी अपनी राय है, और अगर मैं भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास पर अगर चर्चा करूं, और जो अभी अब तक हमने पाया और पढ़ा है, और यही अब तक निष्कर्ष निकला है कि भारतीय संस्कृति में जो मूलभूत परिवर्तन हुआ और गौतम बुद्ध और महावीर से हुआ है। चाहे वो समाज की बुनियाद है और चाहे हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और हिंदुत्व और इस्लाम के को चाहे नवजीवन देने का काम है। और इससे भी अगर महत्वपूर्ण हम बात करें
तो भारत में भारतीय संस्कृति जो विश्व की प्रख्यात संस्कृति में है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। और आज इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, चेयरमैन ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान भारत और प्रधान संपादक शोध दर्पण पत्रिका और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, जिसमें विश्व के 14 ऐसे देश हैं जिन्होंने एक मिलकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति बनाई है। मित्रों, फिर नए अध्याय के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।